कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। चुनावी समर के बीच इन दिनों कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस मिला तो बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव में कांग्रेस को परेशान करने की नीयत से ये सब कुछ करवा रही है। तो भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार को देखते हुए हताशा में है और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस इस मामले में हाई कोर्ट भी गई, लेकिन उसे वहां से राहत नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, मन बना रही है, लेकिन चुनाव के समय लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कहकर जनता से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी कांग्रेस की नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे हम करेंगे चर्चा कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और क्या अपनी गलती को कांग्रेस राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है या फिर सच में कांग्रेस के जो तमाम तर्क हैं उसमें दम है। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। आयकर रिटर्न में अनियमितताओं के चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार रात को इसी मामले में 2 और नोटिस कांग्रेस पार्टी को भेजे गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला और आईटी विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हमें बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने टैक्स के कंप्लायंस नहीं किए। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जेम्पशन चाहिए, जो चंदा वसूली करते हैं, आता है, डोनेशन आता है, उस पर अगर टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो अंडर सेक्शन 13A उसको मैंडेटरी कंप्लायंस है, उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ शनिवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया तो भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया और कहा कि कानून समान रूप से काम करता है। कांग्रेस पार्टी पर अब कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे के मुद्दे पर कमजोर करने की ये कोशिश है, जबकि भाजपा ने साफ किया है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। This is the weakness what the BJP has understood, that they will lose the election, so they are trying to create all type of fear, including me also. Yesterday night I got a notice from the income tax which has already been settled matter. मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे वर्कर से लेकर के देश के सभी मतदाता जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उनका घमंडिया अलायंस, उनका इंडी अलायंस, और उस इंडी अलायंस जिसके नेतृत्व ही अभी स्पष्ट नहीं है, वो कहीं भी सरकार में आने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप राष्ट्रीय परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में
इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टीज का भी है। गौरतलब है कि नोटिस मिलने से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की थी। कांग्रेस से ये रिकवरी 2018-19 के लिए की गई थी। दरअसल कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के 1 महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने में छूट मिलती है। नियमों के उल्लंघन के चलते आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी गलती को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार और ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और कुछ देर बाद हमारे साथ में जो आयकर का टैक्स का जो पूरा मामला होता है उसके विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। फिलहाल नीरज जी और प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ स्क्रीन पे मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जल्दी ही जुड़ेंगे। नीरज जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो ये बेसिक सवाल हम तथ्यात्मक तरीके से समझें तो क्या जो ये नोटिस आ रहे हैं इसको लेकर क्यों कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से बात रख रही है, जैसे लग रहा है कि वो कुछ एक गलत नोटिस आ गया है आपके पास में, जो कि आपने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है पार्टी के स्तर पे और नोटिस गलत आया है। क्यों इस तरीके की बयानबाजी, क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं सामने? हरेंद्र जी, देखिए, हम लोग इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक पिछले 138 साल से अपने संविधान और देश के संविधान और जितने नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते आए हैं। आज सोचिए कि 14,40,000 रुपए का एक डिस्क्लोजर जिसमें यह कहा जाना था कि 20,000 रुपए से ज्यादा हमारे अगर किसी भी सदस्य ने पैसे दिए तो उसकी हमें नोटिफिकेशन जो है वो इनकम टैक्स और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी थी। हम इस बात को अगर मान भी लेते हैं कि अगर उस ड्यू डेट के 1 महीने के बाद हमने हर व्यक्ति के नाम, पता और उसके पैन कार्ड के साथ वो सब जमा करा दिया तो आज 5 साल के बाद 14,40,000 रुपए के नॉन डिस्क्लोजर या नॉन कंप्लायंस के ऊपर हम लोगों को 1823 करोड़ रुपए का आज एक टैक्स नोटिस मिला है। अब अगर इसी बात को हम लोग, क्योंकि बार बार कहते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली जो एजेंसियां हैं उनको कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए, अगर इसी पैमाने पर भाजपा का 2017 और 18 का अगर ऑडिट किया जाता तो 42 करोड़ रुपए ऐसा है जो 1295 लोगों ने इनको दिया। वो 1295 लोग ऐसे हैं जिनका ना तो इनके पास नाम है, ना उनका पता है और ना ही उनका पैन कार्ड नंबर है। तो अगर वो नॉन कंप्लायंस है तो आज भाजपा के ऊपर 4600 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन का नोटिस होना चाहिए था उनके खातों में। नीरज जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका तर्क या लॉजिक इस लेवल पे आ रहा है कि साहब चूंकि उनके हिस्से में कुछ गलत है और आपको उसकी वजह से किसी प्रकार का कोई एक मौका मिल जाता है कि साहब आपने जो अगर कुछ गलत किया है तो उस पर नोटिस ना मिले। ये लॉजिक थोड़ा सा इलॉजिक सा लग रहा है। मैं फिर आऊं आपके पास में। मैं आता हूं गोपाल जी, मैं आता हूं 10 सेकंड में आते हैं, मैं बहुत समय हमारे पास में। गोपाल कृष्ण जी जुड़ गए। गोपाल जी, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप एजेंसीज का इस्तेमाल करके एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति नहीं होने दे रहे हैं और ये लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। जो इसमें नीरज जी ने 3 झूठ बोले, ये सबको समझ में आना बहुत जरूरी है जी। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14,50,000 का जो नॉन डिस्क्लोजर नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2,000 से ऊपर अगर आप कैश डोनेशन लेते हैं तो वो अलाउड नहीं है। 2,000 से ऊपर कैश डोनेशन लेने के ऊपर अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लेती है
तो 13A के अंतर्गत उनका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इनकम टैक्स में इनकम में एग्जम्पशन है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो 14,50,000 की राशि है 17-18 में, यह 20,000 के ऊपर, जैसा नीरज जी झूठ बोल रहे हैं, उसके नॉन डिस्क्लोजर के कारण नहीं है। यह 14,50,000 वह राशि है जो कांग्रेस ने 2,000 से ऊपर कैश के रूप में डोनेशन ली है। उसके वह इनका इलेक्शन कमीशन के कानून के अनुसार मान्य नहीं है, इसलिए इनकी इनकम टैक्स एग्जम्पशन खत्म हुई है। और जो ये भाजपा के इश्यू के साथ जोड़ रहे हैं वो 20,000 का डिफरेंट इश्यू है। उसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर 1880 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगी है। जो 14,50,000 का जो इन्होंने कैश डोनेशन लिया है उसके कारण इनका टैक्स एग्जम्पशन 17-18 का खत्म हुआ है और उसके कारण 135 करोड़ की इनके ऊपर पेनल्टी लगी है। पहला झूठ तो ये है। जी दूसरी बात ये जो 1880 करोड़ का जो ये कह रहे हैं, वह जब इन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इनके खातों को खंगाला और कई सालों में देखा कि इनके अंदर कई तरह के कैश ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, उसके कारण ये अलग है। ये दूसरा केस है। जी तो पहला केस 1450 करोड़ का कैश का ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर लेने के कारण बेसिक इलेक्शन कमीशन की वायलेशन है और भाजपा ने ऐसा 2000 से ऊपर कैश कलेक्शन डोनेशन नहीं लिया। दूसरी बात उसी बात में महत्वपूर्ण है कि इनको कई नोटिस दिए गए। इनके जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि एग्जम्पशन मिलता है, उसके 5-6 कंडीशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। पहला कंडीशन है कि आप 2000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे डोनेशन। दूसरा कंडीशन है कि आप टाइमली रिटर्न फाइल करेंगे जी। और भी कई कंडीशन है। तो इनने 2 कंडीशन वायलेट किए, एक तो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं की और एक 2000 से ऊपर कैश डोनेशन लिए हैं। इसके कारण इनका एग्जम्पशन 2017-18 का खत्म हो गया। जब खत्म हो जाता है एग्जम्पशन तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी की इनकम होती है सारी टैक्सेबल हो जाती है। तो ये 1450 करोड़ के वायलेशन के कारण इन पे 134 करोड़ का टैक्स नहीं लगा है। इनकी टोटल उस साल की इनकम जो थी वह उसमें एग्जम्पशन खत्म हो गया। ठीक है गोपाल जी। तो फिर और इसके नोटिस दिए गए। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कई नोटिस दिए इनको, इन्होंने उनके रिप्लाई नहीं किए। इन्होंने जब उन्होंने 135 करोड़ का रिकवरी का नोटिस दिया तो इन्होंने स्टे के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के गए। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि कानून कहता है 20% आप जमा कर दो, हम स्टे दे देंगे। इन्होंने 20% भी नहीं जमा किया। ये एपीलेट ट्रिब्यूनल पे चले गए। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने 5 बार नोटिस भेजे कांग्रेस को कि आप आइए अपना पक्ष रखिए। इन्होंने उसका जवाब देने वो ट्राइब्यूनल के पास भी नहीं गए तो उन्होंने भी इनका स्टे नहीं दिया। फिर वहां तो दोनों जगह कंप्लाई नहीं किया, बेसिक कंप्लायंस नहीं थी तो हाई कोर्ट अथॉरिटी में गए। हाई कोर्ट अथॉरिटी ने भी कहा कि कानून के तरीके से आपने वायलेट किया है तो इनकम टैक्स का लॉ ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपको एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। बिल्कुल हम जानते हैं गोपाल जी, हम जानते हैं कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। ठीक है जी गोपाल जी मैं आता हूँ। गोपाल जी मैं आता हूँ। केसेस हैं जी तीसरे मामले पे भी आता है उनको मिला रहे और भाजपा के साथ ठीक है। बिल्कुल हाँ 3 अलग अलग मामले हैं और उनपे हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़े। प्रफुल्ल जी आपको लगता है कि क्या आंकड़ों को थोड़ा सा और इस तरीके से सामने रखना और नियमों कायदों की बात करने में जो मूल विषय है वो शायद कहीं छुप सा गया है? पूरा जो कांग्रेस जिस तरीके से उसको एक रंग देने गोपाल जी मैं आता हूं आपके पास में। प्रफुल्ल जी क्या आपको लगता है कि ये आंकड़ों को बता के आगे रख के इस तरीके से पूरे इशू को एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश हो रही है जबकि सीधे तौर पर नियम शायद आईटी रूल्स के वायलेशन का है? प्रफुल्ल जी आर्येंद्र मैं इसमें और एक तथ्य जोड़ देता हूं और नीरज जी मुझे बताइए इसमें गलत हो तो। पहला इसका जो नोटिस जिसके बारे में अभी सही में इन्वेस्टिगेशन 2016 के बाद आगे बढ़ा है ये 1997 का नोटिस है, 1997 का। ये जो एक्ट में प्रोविजन आया 1994 में आया। देवगौड़ा जी की उस समय सरकार थी और हैरानी की बात यह है कि देवगौड़ा जी के सरकार का समर्थन कांग्रेस ने वापस लेने से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को यह नोटिस मिल गया था।
2003 में इसका वो ट्रिब्यूनल में गए थे, उनको वहां पे भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद तो 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, उस समय ही अपने चीजें ठीक कर लेते। इसमें मैं पॉलिटिकल इसमें न जाते हुए मैं सिंपल श्रोताओं को समझने के लिए यह बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट का 13A जो प्रावधान है उसमें होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को जितना चंदा मिल रहा है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उसके लिए 4 कंडीशंस है। एक, उनको अपने अकाउंट मेंटेन करने हैं और उसको प्रॉपरली उस मेंटेन्ड अकाउंट को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को जमा करना है। दूसरा, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो 20,000 रुपीज से आए हुए हैं उनके संदर्भ में वो अकाउंट अलग से मेंटेन करना है कंट्रीब्यूटर के नाम और एड्रेस के साथ। तीसरा, उसका ऑडिटेड अकाउंट का स्टेटमेंट जी उनको जमा करना है जो प्रॉपरली साइंड हो ऑडिटर से। और 2000 से ज्यादा, मतलब हम क्योंकि 2 चीजों में यहां पे कंफ्यूजन करने का प्रयास हो रहा है, 2000 से ज्यादा कैश में लिया हुआ, एक है 20,000 से ज्यादा दिया हुआ डोनेशन और दूसरा है 2,000 से ज्यादा कैश में दिया हुआ डोनेशन। यदि ऐसा है तो ऐसे में भी उस पार्टी का एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा। तो 4 अलग अलग प्रावधान है जिसके कारण जो कंप्लायंस करने पर उनको एग्जम्पशन मिलता है, मतलब टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलती है जी। अब हुआ यह कि 97 में पहली बार रिटर्न ना फाइल करने के कारण ये केस शुरू हुआ। 2014 के बाद वो केस हाईकोर्ट में हियरिंग के लिए, 2016 में उस पर बात आगे बढ़ी। इसके बाद ये दूसरा केस आया 2018-19 की कंप्लायंस का, और तीसरा जो केस है जो बीच में जब कहीं पे रेड हो रहे थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मिले जिसके आधार पर 14 से 21 के टैक्स एग्जम्पशन जो मिला है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो ये मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, और ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूं, कांग्रेस को यदि ये जानकारी कहीं पे मिली है तो उनको इसको आगे रखना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि यदि उसने इन 4 प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन किया है तो उनको भी इनकम टैक्स का नोटिस में जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का इसके कारण छूट मिलनी चाहिए, ये लॉजिक बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मोटे तौर पे बात यही है कि अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन किया है, आपको नोटिस मिला है, तो कानूनी प्रावधान आपके हर तरीके से आपके पक्ष में खड़े नजर आते हैं, लेकिन बात उसको राजनीतिक रंग देने की है नहीं, ये अपने आप में देखना होगा। नवीन वाधवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि टैक्स मामलों के विशेषज्ञ हैं। नवीन जी, आपसे राजनीतिक सवाल नहीं क्योंकि आपका एक क्षेत्र अलग है, लेकिन समझना हम ये चाहते हैं कि ये पूरे इनकम टैक्स का जो पूरा प्रोविजन है जिसको लेकर बात की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि साहब लगभग कुछ लाख रुपए का मामला था और करोड़ों रुपए हमारे ले लिए गए। नियम क्या कहता है कि अगर आपका टैक्स एग्जम्पशन खत्म हो जाता है तो आपकी पूरी आय एक तरीके से इनकम टैक्स को जो आपको छूट मिल रही थी वो खत्म होती है। नियम को लेकर थोड़ा सा स्पष्टता दीजिए नवीन जी। वेरी गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स, को-पैनलिस्ट। हालांकि मैं प्रफुल्ल जी को सुन रहा था, उन्होंने काफी डिटेल में ये प्रोविजन एक्सप्लेन किया है और काफी हद तक बिल्कुल सही प्रोविजन एक्सप्लेन किया है, लेकिन बीइंग एन टैक्स एक्सपर्ट मैं भी एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रख देता हूँ जी। तो सेक्शन 13A है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि प्रोविजन लाया क्यों गया था और कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। तो 1978 में ये HM पटेल जी लेके आए थे, ये प्रोविजन 13A लेके आए थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कैश का इतना इन्वॉल्वमेंट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। उस टाइम पे जो प्रोविजन था और जो आज है उसके अंदर 3 बार लगभग 3 बार अमेंडमेंट लाई गई। 20,000 की जो पहले स्टार्टिंग में 10,000 की लिमिट थी कि आप अगर किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से 10,000 से ज्यादा अगर डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ती थी, जिसमें उसका पैन नंबर, एड्रेस, नेम, सब कुछ डिटेल मेंटेन करना पड़ता था। 2003 में जो हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने ये लिमिट बढ़ा के 20,000 की थी। जो 2000 से ऊपर जो कैश वाली लिमिट थी वो 2017 तक नहीं थी जी। सेक्शन 13A के अंदर बजट 2017 में अरुण जेटली जी ने ये 2000 की लिमिट इंट्रोड्यूस की थी। उसके पीछे एक भी एक रीजन था। जब 20,000 की लिमिट थी, अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ के आसपास कैश में डोनेशन मिला
तो उनके जो अकाउंट्स में एंट्रीज होती थी 19,800, 18,500 नवीन जी कैसे एंट्रीज होती थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए 2,000 की लिमिट इंट्रोड्यूस हुई, और खाली सेक्शन 13A में नहीं, सेक्शन 18 में जो कि डोनेशन, आप डोनेशन देते किसी टेंपल को, किसी ट्रस्ट को, ये कई प्रोविजंस के अंदर ये 2,000 की लिमिट इंट्रोड्यूस की गई थी जी। तो ये आज की डेट में जो ये प्रोविजन है, जो 2000, अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स, तो 4 कंडीशंस मैंडेटरी हैं। अगर चारों कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तो ही पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट होगी। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपकी पूरी इनकम एक नॉर्मल एओपी की तरह आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। बिल्कुल, शायद वही मामला यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आप चारों मेहमानों से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और आप लोगों से इस विषय पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से आयकर का नोटिस मिला, उसके बाद में सियासी तौर पे ये मुद्दा गर्मा गया है। 4 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस से नीरज मिश्रा जी हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ में बीजेपी से हैं, प्रफुल्ल केतकर वरिष्ठ पत्रकार, और नवीन वाधवा जी टैक्स विशेषज्ञ हैं। नीरज जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, क्योंकि आपके आरोप पर गोपाल कृष्ण जी ने साफ तौर से कहा कि आप 3 अलग अलग मामलों को अलग परिप्रेक्ष्य में रखकर, आपसे मतलब कांग्रेस पार्टी अलग परिप्रेक्ष्य में रखकर मामले का घालमेल कर रही है। सीधे तौर पे आपका टैक्स एग्जम्पशन खत्म हुआ, पूरी आय आपकी एक सामान्य आय में आ गई और उसको आप लाखों के एवज में करोड़ों की पेनल्टी के तौर पर रख रहे हैं। नीरज जी, अभी प्रफुल्ल केतकर जी ने और गोपाल अग्रवाल जी ने बहुत बुनियादी बात कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के पुराने खाते खंगाले गए, 1997 का जिक्र किया। तो मैं सिर्फ पैनलिस्ट को और देश की जनता को याद दिला दूं कि बंगारू लक्ष्मण जो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, अपने पार्टी के दफ्तर में, मैं बड़ा सार्थक नवीन जी, मैं बड़ा एक सार्थक और तथ्यात्मक बहस की उम्मीद आपसे रख रहा हूं कि देखिए, मतलब ये आरोप के बदले आरोप वाले बजाय आप उसका तथ्यात्मक रखें। देखिए ना, झूठ बोल रहे हैं जी, गोपाल जी मैं आता हूं आपके पास में। मैं नीरज जी, हाँ, तथ्यात्मक देखिए, कोर्ट में कन्विक्टेड मामले के बारे में जी अगर हम सामने रखें तो वो राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं। उनके दफ्तर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश उनके अध्यक्ष को कैमरे के ऊपर दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला भी बना। तो अगर 1997 का मामला आज कांग्रेस पार्टी का दिखता है तो अब 2001 का मामला देख लीजिए। वो छोड़िए, अगर एजेंसी को, नवीन जी मैं आपसे पिछले, जी मेरा नाम नीरज है, ओ सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं नीरज जी, माफी के साथ मैं आपसे पिछले आपके जवाब में मैंने आपसे यही कहा था कि क्या ये आप लॉजिक दे रहे हैं कि साहब इनके पास भी इनके हिस्से कुछ गलत है तो मेरा गलत सही हो गया। अगर ये कांग्रेस का तर्क है तो शायद ये थोड़ा इलॉजिकल है। मैं आपसे आपके हिस्से का तथ्य पूछ रहा हूं। आप राजनीतिक आरोप लगाइए लेकिन तथ्यात्मक बात रखिए ना। देखिए जी, मैं आपको राजनीति से परे एक बात बताता हूं जी। इस देश गोपाल जी आ रहा हूं आपके पास में, नीरज जी अपनी बात रखिए। हाँ, इस देश के अंदर जो न्यायपालिकाएं हैं उसके अंदर क्यूरेटिव मेजर्स हैं हम लोगों के पास। हम उच्च न्यायालय तक गए हैं, उच्चतम न्यायालय का रास्ता हमारे पास है। ठीक उसी तरह आज जो देश के गृह मंत्री हैं इस जाती हुई सरकार के, उनको जब तड़ीपार तो मैं नहीं कहूंगा, जिला बदर किया गया था तो इसी न्यायालय ने उनको बाद में रिलीफ दिया ना। तो जब मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा और वहां से कोई कार्रवाई होगी तो उस पर टिप्पणी होगी। लेकिन आज जो फैक्ट्स प्रफुल्ल केतकर जी ने आपके सामने रखे ना, कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी राजनीतिक पार्टी को हुआ तो उसका डिस्क्लोजर आपको करना होगा ना। हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, लेकिन एक टैक्स पेइंग एजेंसी का जो काम है, जो टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, वो कम से कम अपना काम तो करे। नीरज जी, आपने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी सारे तथ्य रखे ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट भी अपने आप में बड़ी
कानूनी संस्था है, वहां से आपको रिलीफ नहीं मिला। और एक टिप्पणी यह भी आई कि क्या आईटी विभाग ने क्या सबूत इकट्ठे किए जिसकी वजह से उन्होंने रिलीफ नहीं दी। तो आप जिस कानून को मानने की बात कर रहे हैं, तो वहीं की एक संस्था के माध्यम से कोई रिलीफ नहीं मिली। मैं आपसे तथ्यात्मक समझना चाहता हूं, जो एक आरोप लग रहे हैं कि 3 मामलों को घालमेल आप कर रहे हैं, वो क्या है फिर आप उनका? जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स का जो भी जवाब होगा उसमें अगर पेनल्टी भरनी होगी या नहीं भरनी होगी, ये पता चलेगा कि ये वेंडेटा और टैक्स टेररिज्म की पॉलिटिक्स है, तो उसका भी हम लोग जवाब दे देंगे। ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज अगर आपने हमें किसी चीज के नॉन कंप्लायंस के लिए दोषी माना है, तो कम से कम आपके सामने एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो चोरी हुई, जिसमें भी 500 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर बेसिक सवाल पे आ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जी, आप तमाम चीजें गिना रहे हैं, आप तमाम चीजें गिना रहे हैं, लेकिन मेरे इस मूलभूत सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। माफ कीजिएगा, टीवी में समय की बाध्यता होती गोपाल जी, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चुनाव होने जा रहा है, तो कैसे सही नतीजे आएंगे? आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर गोपाल जी। नहीं, देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिल रहा है, इसीलिए यह बात हो रही है कि कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस कह रही है कि मैं कानून, हम यही तो कह रहे हैं कि इनके लिए कानून क्या है। आप सुन लीजिए एक मिनट नीरज जी, आपकी बात सुन लिया गोपाल जी। कांग्रेस कह रही है इलेक्शन कमीशन का कानून भाजपा और कांग्रेस के लिए बराबर है, इनकम टैक्स का कानून भाजपा और कांग्रेस के लिए बराबर है। कांग्रेस कह रही है कि उस कानून के अंतर्गत अगर कांग्रेस गलती करती है तो उस पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई पेनल्टी नहीं होनी है। और फिर ये झूठ ये बोल रहे हैं कि भाजपा ने भी उसी तरह की गलती की है। इनके ऊपर 3 केस हैं। एक है 17-18 का, जिसमें कैश डोनेशन का 14.50 लाख रुपया इन्होंने लिया, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। भाजपा का कोई कैश डोनेशन नहीं है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो हुआ। और दूसरा इनका केस है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकी कैश के घोटाले की जानकारी मिली, तो उन्होंने 2014 से लेके 2021 तक के इनके जो खातों को घंगारा, तो उसमें अनेकों कैश ट्रांजैक्शन की अनियमितताएं मिली, जिसके कारण ये दूसरे केस के अंदर इनको फिर 1880 करोड़ का जो टैक्स का नोटिस दिया गया। नोटिस देने का मतलब है कि आप अपना केस इनकम टैक्स अथॉरिटी पे प्रेजेंट करिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके डॉक्यूमेंट जो देने हैं उनको दीजिए। भाजपा ने जब भी नोटिस आए सब कंप्लाई किए, इनकम टैक्स रिटर्न भरी, इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन को भरी। अगर हमारे अकाउंट में कोई कमी निकली तो हमने तुरंत इनकम टैक्स के नोटिस को जवाब देते हुए उसको कंप्लीट किया। इन्होंने उसके जब इनकम टैक्स के नोटिस आए उसके भी जवाब नहीं दिए, न वहां पे गए, न तथ्य प्रेजेंट किए, क्योंकि इनके तथ्य गलत थे, इसमें बेईमानी थी, उसमें कैश ट्रांजैक्शन थी जिसका इनके पास जवाब नहीं था। और अब पॉलिटिकल डिबेट कर रहे। तीसरा विषय अलग है, वह है इनका जो कह रहे हैं 94-96 की जो केस है, वह इन्होंने अलग अलग लेवल पे, वो तब से चला आ रहा था। 2016 में हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ इनकी जो अपील थी सबको रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए तीसरा केस खुल गया। तो ये तीनों अलग अलग चीज है। 14,50,000 का एक मैटर है जो 17-18 में कैश ट्रांजैक्शन लिया, जिसके ऊपर 135 करोड़ की इनको पेनल्टी लगी हाई कोर्ट में भी, उसमें ये हारे क्योंकि इनने गलत काम किया था। दूसरा केस है 2014 से 21 तक, चाहे अलग अलग लोगों के कैश ट्रांजैक्शन इनके खातों में घालमेल था, उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जब पता किया तो उसके लिए अलग से नोटिस गया, उसका अलग पेनल्टी। और तीसरा वो है जो इनका 30 साल पहले से केस चल रहा था, जो हाई कोर्ट और अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपील की हुई थी ट्राइब्यूनल वगैरह में, जिसका 2016 में इनके ठीक है गोपाल जी, ठीक है प्रफुल्ल जी, तो ये तीनों चीजों को अलग करके भाजपा का ऐसा कहां केस है? भाजपा का तो सिंपल है कि 20,000 से ऊपर के डोनेशन लिए, उसकी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनको टाइमली दे दी। 42 करोड़ की इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, वो हमने दे दी, तो बस हमारा काम हो गया। ये भी दे देते, ये भी प्रूफ दे देते, ये भी बता देते कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, क्या ये एक तरीके से इस पूरे मामले को चुनाव से पहले एक बड़े स्तर पे राजनीतिक मसला और मुद्दा बनाने की कोशिश आपको नजर आ रही किस तरीके से? क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी
एक तरीके से ये दिखाना कि साहब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और संस्थाओं पे सवाल उठाना, ये तो बीते लंबे समय से पूरी परिपाटी चली आ रही है, जिसको लेकर कई बार मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पहले अन्य विषयों में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार व्यवस्थाएं दी हैं। जी नहीं, आपका ये राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक है। तो आपको लगता है कि ये चुनाव से पहले की गहमा गहमी का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, उसको रंग देने की कोशिश? देखिए, चुनाव के मौसम में तो हर मुद्दा आर्येंद्र हम लोग पत्रकारिता में देखते आ रहे, कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वो प्याज से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक वो कोई भी मुद्दा हो सकता है। और ऐसे में मैं मानता हूं कि कांग्रेस को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि अभी जैसे कहा गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पुराना केस, तो पुराना केस यदि वो है और वो ऑडिटेड स्टेटमेंट ना जमा करने की वजह से था, तो ऑडिटेड स्टेटमेंट ना जमा करने का केस यदि था, तो क्या ऑडिटेड स्टेटमेंट समय पर जमा करने के बारे में, क्योंकि ये बीजेपी है और ये फुल मेजॉरिटी की बीजेपी है, ये एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करती भी है, ये तो सबको पता ही है। ऐसे में और सतर्क रह के आज जब ट्रांसपेरेंसी की बारी आती है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जब सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो जी, और घेरने की तैयारी में, ऐसे में आपको चाहे कंप्लायंसेस 2000 के ऊपर के डोनेशन के संबंध में हो, 20,000 वाले हो, या ऑडिटर स्टेटमेंट समय पर जमा करने के संबंध में हो, या टैक्स रिटर्न फाइल करने के संबंध में हो, या जब आप ट्रिब्यूनल में गए तो वो तो ट्रिब्यूनल में केस 25 साल चला, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार तो कुछ नहीं कर सकती जी। 2016 तक वो केस चला है, उसके बाद ही, और ये जो खंगालने की बारी है, ये आए हैं इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के नाम मैं जानबूझकर नहीं लेना चाहता। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, लेकिन उन इंडिविजुअल्स के यहां पे इनकम टैक्स की रेड होते हुए ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जी। 2021 तक का रीअसेसमेंट का इशू आया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में और भी सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस के पास वकीलों की भी टीम है, और मुझे लगता है कि टैक्स एक्सपर्ट्स की भी टीम होगी। ऐसे में ऐसी गलतियां महंगी पड़ सकती है, और ऐसे में फिर बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं मूलतः प्रश्न यही आएगा कि क्या यहां पे टैक्स को लेकर और जो इनकम टैक्स लॉज के कंप्लायंस है उसको लेकर चूक हुई है, या क्या टैक्स की चोरी हुई है या नहीं, ये मूल सवाल। बिल्कुल 33 दिन की तो नीरज जी खुद मान रहे हैं कि हमसे डिले हुआ है जी, लेकिन 97 का ऑडिटेड स्टेटमेंट को लेकर हो, जब आगे के रिटर्न फाइल करने के बाकी के कंप्लायंस को लेकर हो, यदि वो हुई है, तो ऐसे में ये जो आता है ना कि क्या एंटाइटलमेंट का इश्यू है, क्या कांग्रेस लॉज के ऊपर है, ये ज्यादा मुझे लगता है आगे नैरेटिव बनेगा, उसके बजाय कि बीजेपी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है। गोपाल कृष्ण जी, आपने भी कहा ये 3 पूरे मामले हैं। जरा हम दर्शकों की जानकारी के लिए विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर पूरे मामले क्या है, उसके बाद आप लोगों से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर तकनीकी तौर पर कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस का इनकम टैक्स का मामला, कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से मिले हैं नोटिस, उस पर सियासत जारी है, और यह अपने आप में आयकर विभाग के 3 अलग अलग मामलों में कांग्रेस पर कर रही है कार्रवाई, जिसका जिक्र हम लगातार चर्चा में कर रहे थे। और पहला मामला 2017 से 2021 के आयकर मूल्यांकन से जुड़ा हुआ, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का मामला है, यह पहला मामला है। दूसरा मामला 2019 में नगद लेन देन का है, जिसमें देरी से रिटर्न से जुड़ा मामला भी है, और यह 135 करोड़ का मामला, यह दूसरा मामला है। तीसरे मामले की अगर बात की जाए तो ये 1994-95 में आयकर छूट से जुड़ा हुआ मामला है, और ये 53 करोड़ रुपए का मामला है, और ये तीनों मामले अपने आप में अलग अलग हैं, और इन तीनों मामलों को जोड़कर बात रखी जा रही। पहले मामले का हम जिक्र करते हैं, 1800 करोड़ रुपए का है ये पहला मामला, और इस मामले में क्या कुछ तथ्य हैं हम आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। 2017 से 18 और 2020 से 21 के वित्तीय वर्ष के, यानी कि इन वर्षों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। कांग्रेस के अपने पैसे लेने को लेकर कांग्रेस को जुर्माना और ब्याज सहित 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया। यह पहले मामले का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और इसी मामले में कांग्रेस इस मामले पर हाईकोर्ट भी गई थी, उसे वहां से राहत नहीं मिली है, जिसको हमने कुछ दिनों पहले देखा है दिल्ली हाईकोर्ट में। और दूसरे मामले की बात करें तो ये 135 करोड़ का है, ये दूसरा मामला, और 135 करोड़ के इस मामले के जो तथ्य हैं उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। 2018-19 के टैक्स असेसमेंट से जुड़ा हुआ है यह मामला, क्योंकि उस समय जो कुछ भी
कोशिशें हुई, उसके आधार पर यह बात आगे बढ़ी। कांग्रेस ने 14.5 लाख का नगद डोनेशन लिया, जिसका जिक्र भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी किया, और कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न में 33 दिन की देरी की उसको दाखिल करने में, उसको भरने में। यह अपने आप में कांग्रेस से चूक हुई। कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने ही एमपी और एमएलए से नगद पैसा लिया था, जिसकी जानकारी उसने बाद में दे दी थी, लेकिन समय पे नियम का पालन नहीं हुआ। 2021 में कांग्रेस पार्टी से विभाग द्वारा टैक्स चुकाने की मांग की गई, यानी कि समय पे विभाग के माध्यम से कार्रवाई की बात की जाती रही। आयकर विभाग ने टैक्स देने के लिए कई बार पत्र भी कांग्रेस पार्टी को भेजे, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी उस प्रकार के मामलों का अवहेलना करती रही, और कांग्रेस की तरफ से आईटी विभाग में दायर स्थगन याचिका खारिज हुई, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपील की थी। आकलन आदेश के 33 महीने बाद भी कांग्रेस ने कर का भुगतान नहीं किया। वो लगातार कानूनी दांवपेच के माध्यम से अपील ट्रिब्यूनल तक जाना और इस प्रकार से आगे बढ़ने की वो लगातार कोशिश करते रहे। आयकर आयुक्त के जो अपीलेट अथॉरिटी है, उसके आदेश के भी 10 महीने के बाद भी कांग्रेस की ओर से भुगतान नहीं किया गया। यह लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। ये दूसरे मामले का हम जिक्र कर रहे हैं। आयकर विभाग ने धारा 226(3) के तहत वसूली की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद जाकर एक तरीके से कांग्रेस ने यह बात सामने रखना शुरू कर दिया कि साहब हमारे साथ में गलत हो रहा है। धारा 13A जो आयकर विभाग की धारा है, उसके तहत राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है अगर वो नियमों का पालन करते हैं तो। कांग्रेस पार्टी पर धारा 13A के उल्लंघन का आरोप लगा है, दूसरे मामले के तहत, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। इसी तरीके से देरी से रिटर्न भरने पर 199 करोड़ की आय पर कांग्रेस को टैक्स में छूट नहीं मिली, क्योंकि उनका टैक्स एग्जम्पशन खत्म हो चुका था। 2021 में आईटी विभाग ने 105 करोड़ की अनियमितता पर 21 करोड़ चुकाने को भी कहा था, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से यह कंप्लायंस नहीं किया गया। कांग्रेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंची, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी तमाम कोशिशों में कहीं राहत कांग्रेस को नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट भी गई, वहां पर भी इस मामले में उसको राहत नहीं मिली। तो यह अपने आप में दूसरा मामला। इसी में 16 मार्च को आयकर विभाग ने बैंक खातों से 135 करोड़ की वसूली की, जिसमें कहा जा रहा है कि साहब कुछ लाख रुपए के लिए 135 करोड़ रुपए हमारे चुरा लिए गए। चुनाव में ज्यादा नकदी के इस्तेमाल पर कांग्रेस में 2018-19 में आयकर छूट को खो दिया था, यानी टैक्स एग्जम्पशन की जो बात थी वो 18-19 के आधार पर वो खो दिया था। 2019 में तमाम इनकम टैक्स की तलाशी के दौरान कई ऐसे कागजात सबूत ऐसे मिले थे जिसके आधार पर कांग्रेस के खिलाफ असेसमेंट की कार्रवाई को शुरू किया गया था। सबूत मिलने के बाद विभाग ने 7 वर्षों के 2014 से 2021 तक का खाता खोला कांग्रेस का टैक्स असेसमेंट का। उसके बाद कई प्रकार की अनियमितताएं मिली, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। यह हम दूसरे मामले की जिक्र कर रहे थे। तीसरा मामला 30 साल पुराना है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ यह मामला है, और इस मामले के तथ्यों से भी हम आपको रूबरू कराते हैं आखिर इसमें क्या मामला। 1994-95 के कांग्रेस पार्टी के अपने हिसाब किताब के मामले में आयकर विभाग ने 53 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसका जिक्र अभी हम चर्चा में भी कर रहे थे। 94-95 में कांग्रेस ने आयकर कानून की धारा 13A का उल्लंघन किया था। लंबे समय तक इसकी अपील चलती रही और अपील खारिज होने के बाद अब उस पर कार्रवाई हो रही है। विभाग का कहना है कि वो कांग्रेस को लगातार इस मामले में अलर्ट भेजता रहा, जानकारी देता रहा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की ओर से यह बात नहीं की गई। अब यह महत्वपूर्ण समझना है कि सेक्शन 226(3) आखिर है क्या। यह आयकर अधिकारी को इस कानून के तहत शक्तियां देता है ताकि वो कार्रवाई कर सके अगर कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति या फिर संस्था जो आयकर नोटिस दे सकता है, उसका अधिकार उस अधिकारी को दिया जाता है। 226(3) के तहत टैक्स बकाया हो या भविष्य में टैक्स चुकाने की आपकी लायबिलिटी हो, और अगर ऐसी स्थिति में आप ऐसा अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो नोटिस दिया जा सकता है। यह अधिकार 226(3) के तहत आयकर अधिकारी को मिलता है। नोटिस में कर को भुगतान करने की अंतिम तिथि का भी जिक्र होता है, क्लियर कट लिखा होता है, यानी कि कंप्लायंस करने की तारीख तय होती है। नोटिस के बाद भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है। तो यह एक तरीके से कानून में पहले से लिखा हुआ है। तय तारीख तक भुगतान नहीं करने पर पेनल्टी और ब्याज का प्रावधान भी है, और इन्हीं तमाम कानूनों को एक तरीके से पालन किया गया है। और यह अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से ये जो 3 अलग अलग मामले हैं, उन 3 मामलों पे जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस कई प्रकार से अपनी बातों को सामने रख रही है। हमारे साथ 4 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है।
तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस को आयकर विभाग के द्वारा मिले नोटिस और उसके बाद लगातार हो रही सियासत को लेकर। चार खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन वाधवा जी, क्योंकि आप टैक्स मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमने ब्रेक पे जाने से पहले सिलसिलेवार तरीके से तमाम प्रावधानों का जिक्र किया, तमाम घटनाओं का जिक्र किया। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं तथ्यों को अलग अलग तरीके से सामने रखने की कोशिश हो रही, शायद इसलिए ज्यादा एक तरीके से उसको अलग परिप्रेक्ष्य में रखना और उसको समझने का या उसको रंग देने की कोशिश की जा रही है? थोड़ा सा मुझे इसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपके सवाल का जवाब देने का। ट्राइब्यूनल हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो अपने कानून नियम के तहत ही काम कर रहे हैं। जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, जो दो बेसिक कंडीशन है, कैश डोनेशन है और रिटर्न में फाइलिंग में जो दे दी है, वो बिल्कुल अपने नियम के तहत ही काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मल्टीपल टाइम ऑप्शंस थे। ये कहीं ना कहीं मैं इस नेग्लिजेंस को एक रीजन मानूंगा कि नोटिस को तो बार बार इग्नोर किया गया। बहुत मामलों में ऐसा देखा गया कि ट्राइब्यूनल लीनियंट व्यू लेता है अगर टैक्स पेयर भी थोड़ा सा डिलीजेंट है, टाइमली ट्राइब्यूनल को अप्रोच करता है। और इनफैक्ट अगर 119 में भी CBDT के पास पावर थी, अगर उनको भी अप्रोच किया जाता, शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन को देखते हुए एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए शायद रिलीफ दी जा सकती थी। लेकिन जस्ट बिकॉज पार्टी के पार्ट पे ये नेग्लिजेंस थी, तो उसका मैं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं कि इसमें रिलीफ नहीं मिला है। ठीक है, नवीन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको कहीं जाना है, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तीन मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, क्योंकि ये लगातार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आप जो कह रहे थे कुछ लाखों के लिए कैसे करोड़ों रुपए की जब्ती वसूली की गई, सिलसिलेवार तरीके से हमने तथ्यों को रखने की कोशिश की। क्या आप अभी भी उस तर्क पे कायम है? आपको लग रहा है कि चुनाव के मौके पर कम से कम एक मुद्दा है जिसको लेकर एक सहानुभूति लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? हरेंद्र जी, आपने अच्छा किया कि सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बता दिया देश की जनता को। और उससे भी अच्छा यह हुआ कि अपने पिछले वक्तव्य में भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को कबूला कि कैसे 2018-19 में 42 करोड़ रुपए का घालमेल इन्होंने किया। पर इन्होंने एक झूठ और बोल दिया। इन्होंने ये कहा कि इनको इनकम टैक्स का नोटिस आया। हम यही बात तो बार बार कह रहे हैं कि अगर वो 42 करोड़ रुपए का जो घालमेल अभी भाजपा के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर पूरी देश की जनता के सामने कबूला है, अगर इनकम टैक्स ने इनको नोटिस दिया हो तो उसकी कॉपी सामने रख दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर इस मामले में जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन आज क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का जो नियम चल रहा है, वो 42 करोड़ रुपए का अगर टैक्स इवेजन इन्होंने किया, जिसके ऊपर आज पेनल्टी 4600 करोड़ बननी चाहिए, तो इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, इसका जवाब दे दीजिए। हम अपनी कार्रवाई को जो कानून के दायरे में होगा हम उसको मान लेंगे। लेकिन अब जो इन्होंने कबूला है चैनल पर, अब उसके ऊपर इनकम टैक्स कब एक्शन लेगा, ये सिर्फ बता दीजिए। नीरज जी, मैं आपका सवाल एज इट इज गोपाल जी तक ले जा रहा हूं, लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से भी गलती हुई? हम उनकी गलती की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी गलती के लिए उनसे पूछूंगा जो वो कह रहे हैं। कांग्रेस से गलती हुई, उसने जो किया उसकी वजह से ये नोटिसेज आ रहे हैं, उसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है, ये तो आप मानेंगे? हरेंद्र जी, जब ये डिबेट शुरू हुई तभी मैंने जो तथ्य आपने सामने रखा वो रखा था
जी कि वो जो 33 दिन की देरी जी उस आंकड़े को सामने रखने में हुई जी वो गलती तो हमारी है। ठीक है, मतलब गलती मान रहे हैं, उसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही। ठीक, अब आपका सवाल मैं गोपाल जी से ले रहा हूं। गोपाल जी वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नोटिस मिला क्या आपको, अगर वो जाहिर कर दीजिए, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि साहब किस तरीके से एक समान कार्रवाई नहीं हो रही है, सैया अभय कोतवाल का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। गोपाल जी, नीरज जी बार बार ये दही एक बता रहे कि 14.50 लाख करोड़ का जो 14,50,000 करोड़ का जो कैश डोनेशन है, असली प्रॉब्लम वही है। भाजपा के पास 42 करोड़ में कैश डोनेशन नहीं है। वो इनको वो जो 14.5 लाख का कैश डोनेशन है, इसके कारण 13A में इनका एग्जम्पशन गया, और डिले जो रिटर्न थी वो एक सेकंड पार्ट है। डिले रिटर्न में भी इनको टाइम होता है कि 1 महीने बाद जमा कर दे, उसका 1 महीने के बजाय इन्होंने 35 दिन दिया। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो ये है कि 2000 से ऊपर का जो कैश डोनेशन लिया, उसके कारण इनका इनकम टैक्स एग्जम्पशन खत्म हुआ इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अनुसार जी। और उसके कारण इनको इनकी उस साल की सारी इनकम जो थी, जितने भी डोनेशंस थे, 14.50 लाख के अलावा भी जो भी डोनेशंस थे, उन सबका टैक्स एग्जम्पशन खत्म हो गया। टोटल उस साल की इनकम जो डोनेशन थी वो इनकम में काउंट हो गई इन अदर सोर्सेज। और जब तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है, जब कोई इनकम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाती है तो उसमें जो खर्चे हैं वो भी डिसअलाउ हो जाते हैं। तो यह सिंपल कानून है, इसमें मतलब भाजपा का इससे क्या लेना देना। भाजपा का जो है वो 20,000 के ऊपर के डोनेशन की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमने तो दिया है, हमारा कोई कैश डोनेशन नहीं है। गोपाल जी वो उनको सवाल ये कर रहे थे, गोपाल जी वो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या आपको भी नोटिस मिला है, अगर हाँ तो आप उसको नोटिस क्यों मिलेगा, हमने कैश डोनेशन नहीं लिया जी। हमने जो ये कह रहे हैं नरेंद्र जी, नीरज जी, मैं आपका ही सवाल लेके आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। इंफॉर्मेशन हमने दे दी, उसकी इंफॉर्मेशन जब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मांगी, वो इनसे भी मांगी, इन्होंने उसको भी नहीं कंप्लाई किया जी। ये कैसे कंप्लाई करते, क्योंकि कैश डोनेशन अलाउड ही नहीं है। इन्होंने कैश डोनेशन को खुद एक्सेप्ट किया कि हमने कैश डोनेशन हमारे एमपी से ले लिया, ये कर लिया। तो जब कैश डोनेशन आप ले रहे हो 2000 से ऊपर अलाउड नहीं है तो वो डिसअलाउ होगा। भाजपा का अलग केस है, भाजपा का अलग विषय है। हमने इंफॉर्मेशन मांगी तो दे दी, इसलिए हम पे वो नहीं लगा, इनको भी नोटिस गए। ठीक है प्रफुल्ल जी, अरेंद्र जी बस 10 सेकंड दे दीजिएगा जी, फिर प्रफुल्ल जी से। ठीक है, हाँ नीरज जी संक्षेप में। हाँ जी अरेंद्र जी, मैं प्रफुल्ल जी के पुराने वक्तव्य पे आपको ले चलता हूं, जब आपको ये सेक्शन 13A समझा रहे थे। इन्होंने क्या कहा कि 20,000 से ऊपर का जो भी डोनेशन है कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती है तो नाम, पता और साथ में उसका पैन कार्ड आपको डिस्क्लोज करना होता है। भाजपा के प्रवक्ता ने आपके सामने कबूला कि वो जो 42 करोड़ उन्होंने कर दिया ना, वो कह रहे उन्होंने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़ा है, ये कोई हमारा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। ये सारे तथ्य आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कहती है कि 1297 ऐसे डोनर है जिनका ना तो इनके पास नाम है, ना पता है और ना पैन कार्ड है। तो अगर हमारे ऊपर कार्रवाई आपके आरोप का जवाब ले लेते, आपके ही आरोप का जवाब लेते गोपाल जी। वो भी टाइम दिया था इनकम, आप जैसे हमसे कह रहे हैं। आज भी नीरज जी आरोप लगा के जवाब सुनने का धैर्य रखिए, आपके ही आरोप को ले रहा हूं मैं जी। आपको भी क्या बता रहे हैं, इसके बाद आपको आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, आपने उन नोटिस पे ना जवाब दिया, ना कंप्लाई किया, ना उनके पास गए। जब उन्होंने फिर आपको 135 करोड़ का टैक्स का नोटिस दिया, तब आप स्टे के लिए गए। उन्होंने कहा अगर लॉ के अनुसार 20% इसका जमा कर देंगे तो हम आपको स्टे दे देंगे। आपने वो 20% भी नहीं जमा किया। फिर आप, जब उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में से फ्रोज कर दिया कि उसमें से 135 करोड़ केवल लियन मार, जी गोपाल जी, अकाउंट फ्रीज नहीं किया आपका। उन्होंने कहा 135 करोड़ का जो इनकम टैक्स डिमांड है, जो कि अगर मैं भी 5 लाख का भी नहीं देता तो मेरे अकाउंट से भी लियन मार्क हो जाता है। तो ठीक है गोपाल जी, आप ये जो गोपाल जी बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से जो ये बड़ा एक तार्किक बातें जो रखी जा रही है, बड़ा तथ्यों के आधार पर, उसमें आंकड़े बहुत है। प्रफुल्ल जी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, क्या ये सच में एक दूसरे को तथ्यों और आंकड़ों के साथ घेरने की कोशिश है या फिर अपना अपना हिस्सा छुपाने की कोशिश है? प्रफुल्ल जी
नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स करेंगे ही। मुझे इतना समझ में आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है और कार्रवाई करता है, दोनों में अंतर होता है। नोटिस मिलती है तो आपको उस पर कंप्लायंस करना होता है, आपको उसका जवाब देना होता है। वो जवाब समय से दिया जाता है। जैसे ये कांग्रेस पार्टी के केस में भी हुआ कि उनको 20% तक का जो टोटल उन पर लायबिलिटी बन रही थी, उसके 20% जमा करने के लिए कहा गया था और कांग्रेस ने वो भी नहीं किया। ये भी अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से स्पष्टता से दिख रहा है। लेकिन ऐसा है कि ये सारे दावपेच चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। क्या ऐसे में हम चाहे ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे हमारे कोर्ट्स हो, चाहे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हो, क्योंकि ये जो अभी 14 से 21 का जो मामला खुला है उसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये जो जिसको कानूनी भाषा में कहा जाता है कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, एक किसी के यहाँ कार्रवाई करने के लिए गए थे और कांग्रेस के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। ये कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में, और उसके कारण ये 2014 से 2021 तक के अकाउंट्स रीअसेसमेंट के मामले खुले हैं। तो ये करते हुए हमको, मुझे लगता है, ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर ही क्वेश्चन मार्क ना खड़ा कर दे। कभी ईवीएम पर हो जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पर हो जाता है, और अब टैक्स अथॉरिटीज पर हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी बात स्पष्टता से जनता के सामने रखें, लेकिन संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान भी करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समय सीमित, वो ही इंस्टीट्यूशंस है, वो अल्टीमेटली बिल्कुल वो सबसे मैं आता हूं गोपाल जी, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे लोकतंत्र को बचाए रखें। एक बहुत जरूरी एक खबर भी दिखा देते हैं, उसके बाद में बहुत जल्दी से आप लोगों के पास आते हैं। देश की संस्थाओं को लगातार धमकियां देने को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एजेंसियों को फिर से खुली धमकी दी है। आयकर नोटिस के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन भी किया। कैसे कांग्रेस पार्टी आयकर विभाग के नोटिस को लेकर धमकी देने की एक नई परिपाटी दिखा रही है या बना रही है, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संस्थाओं की आजादी की दुहाई देने वाली कांग्रेस इन्हीं संस्थाओं को खुलेआम धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। राहुल ने अपनी पोस्ट में एक पुराने बयान का वीडियो भी लगाया। दरअसल 15 मार्च को राहुल गांधी पत्रकारों से बात करते हुए एजेंसियों को ऐसे ही खुली धमकी दे रहे थे। उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी की इस हरकत को संस्थाओं पर दबाव बनाने की उनकी राजनीति मान रहे हैं। राहुल गांधी धमकी की भाषा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब ठीक से रखती नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी उनको एग्जम्पशन मिलता है। समय से नहीं फाइल करिएगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर आपको पेनल्टी लगता है। कांग्रेस पार्टी गई अपील में, रिजेक्ट हुआ, स्टे गई ट्राइब्यूनल में, रिजेक्ट हुआ, गई दिल्ली हाईकोर्ट में, रिजेक्ट हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट किया है। तो आप अपना हिसाब किताब ठीक से रखिएगा नहीं, ठीक से इनकम टैक्स फाइल करिएगा नहीं, और आप धमकी दीजिएगा, यह भाषा ठीक नहीं है। इससे पहले 600 से अधिक वकीलों और कानूनविदों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उस निहित स्वार्थ समूह की शिकायत की गई थी जो अपने हितों के लिए न केवल न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है बल्कि अदालतों को बदनाम भी कर रहा है। इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की कांग्रेस की पुरानी चाहत की याद दिलाते हुए कटाक्ष किया था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो समय लगभग खत्म हो गया। बहुत संक्षेप में नीरज जी, क्या धमकी देना कांग्रेस की हताशा को दिखाता है? संक्षेप का जवाब से चाहूंगा। नरेंद्र जी, ये समय की दरकार है कि लोकतंत्र का चीरहरण जिन लोगों ने किया है, और खास करके उन लोगों ने जो टैक्स पेयर के पैसे से अपनी नौकरियां चला रहे हैं, अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो एक मियाद तो तय होनी चाहिए
कि उनकी स्वायत्ता बनी रहे, देश के आम जन की जो भावना केंद्रीय एजेंसियों के प्रति है वो बनी रहे। ठीक है, इसको तो लेकिन सुनिश्चित कार्रवाई करना पे होगा। आप अपनी बात पे डटे हुए हैं जो राहुल जी ने कहा। गोपाल जी, संक्षेप में आपको लगता है कि एक नई परिपाटी की शुरुआत? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पॉलिटिक्स ज्यादा और देश के कानून और उसकी जो व्यवस्था है उनको ही दत्ता दिखाने का काम कर रही है और अपने आप और ये विक्टिम कार्ड भी खेलना चाह रहे हैं। इनको पता है कि 2024 में हम इलेक्शन हार रहे हैं, जनता इसके जो तिलस्म है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये अपनी भूमिका बना रहे हैं, कभी ईवीएम को, कभी कोर्ट को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी इनकम टैक्स को, हर जगह ये अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल जी, संक्षेप में कई बार संस्थाओं पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं और कई व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट से आती भी रही हैं, एक बार फिर से वही बात वही एक तरीके से दिखाई पड़ रही है। देखिए, अभी एक चीज तो नीरज जी ने मानी कि 33 दिन का डिले हुआ जी। 94 के केस में तो 30 साल के सारे हियरिंग में ये तय हो गया कि इन्होंने उसके ऑडिटेड स्टेटमेंट जमा नहीं किए थे जी। और अब ये हुआ है कि रीअसेसमेंट का ये खुल गया है जिसमें ये दिख रहा है कि कैश डोनेशन के बहुत सारे मामले हैं। ये सबके लिए होना चाहिए, इसमें कोई आशंका नहीं है जी। लेकिन यदि ये मानकर कांग्रेस ये कह रही है कि इसके कारण हम पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे बड़ा फिर पुरानी पार्टी होने का, स्वतंत्रता के लिए लड़ने का, इसके लिए हमने स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ाई की थी और कांग्रेस ने अकेले भी नहीं की थी, लेकिन पूरे देश ने जो की थी वो इसी के लिए की थी कि हम कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जी बिल्कुल, बॉटम लाइन से ये दिखाती है। मूलभूत बात यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। क्योंकि वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। तो निश्चित तौर से कानून से ऊपर कोई नहीं है, देश में कानून का राज है, स्वायत्त संस्थाएं अपना काम करती हैं और चुनाव को समय कोई इस बात का विक्टिम कार्ड खेले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये एक गलत संदेश भी कहीं ना कहीं देता है। परिपक्व होते लोकतंत्र में, भारत में जनता सब कुछ है जो जानती है, समझती है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके फैसला भी करेगी। फिलहाल इस विशेष चर्चा में, इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।